एसपी ड्रामाटून्स काल्पनिक कहानियाँ। महात्मा जी, मैं आपके पास अपनी एक उलझन लेकर आया हूँ। बहुत हैरान हूँ, बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरे इस सवाल का उत्तर दीजिए। अपना सवाल बताइए बालक, आखिर आपकी समस्या क्या है? महाराज, रस्सी का सांप कैसे बनता है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। बालक, हम यहाँ सिर्फ मोक्ष के मार्ग की शिक्षा भक्ति मार्ग के द्वारा बताते हैं। यहाँ कोई कूटनीति नहीं सिखाई जाती। तुम अपने इस प्रश्न का उत्तर किसी और जगह ढूंढो। हम इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। महाराज, बड़ी उम्मीद लेकर आया था। हमारा समय व्यर्थ बर्बाद मत करो बालक, अब आप यहाँ से जाइए। महात्मा जी के बाद भोला मौलवी साहब के पास पहुंचा और बोला, मौलवी साहब, मैं एक बात को लेकर बहुत ही परेशानी महसूस कर रहा हूँ। इस पहेली को सुलझाने के वास्ते मैं महात्मा जी के पास गया। वे भी मेरी पहेली को नहीं सुलझा पाए। निराश होकर मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। खुदा के लिए मेरे मन के बोझ को हल्का करो। देखिए जनाब, अगर आपकी कोई ऐसी उलझन है जो कि आपके दिमागी संतुलन को बिगाड़ने का कार्य कर रही है तो निसंकोच हमें बताइए। भाईजान, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। मौलवी साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है। मुझे विस्तार से समझाइए। ला हौल बला कुव्वत। भोला भाई, माफ़ कीजिएगा, इस तरह की गुत्थी सुलझाना हमारे वश की बात नहीं। अगर आपका कोई ज़रूरी काम बिना पैसों के रुका पड़ा है तो हम उसे पूरा करने में आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो हम आपको शिफा खाने इलाज के लिए ले चल सकते हैं। अगर आपके घर में राशन नहीं तो हम राशन भरवा सकते हैं। मगर इस प्रकार की फिजूल बातों के बाबत हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए। तो आप भी मुझे ये समझाने में असमर्थ हैं कि रस्सी का सांप कैसे बनता है। बड़ी ही उम्मीद लेकर आया था आपके दर पर, फिर भी निराशा ही हाथ लगी। मौलाना से निराशा मिलते ही भोला पास्टर साहब के पास पहुंचा। पादरी साहब, मुझ गरीब पर अनुग्रह कीजिए। मैं किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हूँ। अगर उस बात का निवारण ना हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे साथ इस अनहोनी को होने से बचा लीजिए। तुम्हें किस बात की चिंता है वरखुरदार, जरा बताइए तो सही। पादरी साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि रस्सी का सांप कैसे बनाया जाता है। देखो भोला, हम तो सिर्फ ये सिखाते हैं कि अपने समान ही तुम दूसरों से भी उतना ही प्रेम करो जितना कि तुम अपने आप से करते हो। हम तो इस बात का प्रचार करते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। नफरत को प्रेम से जीत लो। दूसरों में कमियां नहीं बल्कि उनमें अच्छाइयां ढूंढो। संसार में कोई सिवाय ईश्वर के धर्मी नहीं, क्योंकि हर एक ने आँख से, कान से, मन से, तन से कभी ना कभी कहीं ना कहीं पाप तो किया ही है। इसलिए पापी को नहीं, पाप को मिटा डालो। बस चुप हो जाओ पादरी साहब। मैं आपसे ये प्रवचन सुनने नहीं आया, बल्कि आपके पास अपने प्रश्न का उत्तर ढूंढने आया हूँ। आपके बस की बात नहीं, मैं चला अपने सवाल का हल ढूंढने। पादरी साहब से भी भोला को निराशा ही हाथ लगी। फिर भोला सरदार जी के पास जा पहुंचा और बोला, सरदार जी, क्या मेरी आप एक मदद कर सकते हैं? इजाजत हो तो बोलूं? कहड़ाल भाई, भोले, हम तुम्हारी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं? पाजी, आपको सिर्फ इतना बताना है कि रस्सी का सांप कैसे बनता है। देख भाई भोले, इस प्रकार की फिजूल बातों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। कैसे कैसे सवालों का हल यहाँ ढूंढने आते हो। भोले, यहाँ सिर्फ ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं, समझे? भले मानस, ये सब बातें छोड़ो, आइए लंगर खाइए। बड़ी उम्मीद लेकर आया था यहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। पंडित जी के पास चलता हूँ, वो मुझे रस्सी का सांप कैसे बनता है अवश्य बता देंगे। पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं। गांव के लोग अक्सर उनके पास अपनी अपनी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आते जाते रहते हैं। पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी भव बाधा हरो। हे ज्ञानवान विद्वान। क्या बात है भोले, कैसे आफत काट रखी है? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? क्या समस्या है, जरा बताओ तो सही। पंडित जी, ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये सीखना चाहता हूँ कि रस्सी का सांप कैसे बनता है। मैं कई लोगों से हार कर थक कर आपके पास आया हूँ। अरे ओ भोले भाई, तू भोला ही ठीक है भाई। इन सब हथकंडों से दूर रहना ही तेरी सेहत के लिए ठीक होगा। मत पड़ इन सब झंझटों में भाई। हम पोथी पत्री पढ़कर लोगों को शुभ मुहूर्त बता सकते हैं, कथा पाठ कर सकते हैं, भगवत कथा कर सकते हैं, रामायण की कथा कर सकते हैं, परंतु भैया हम वो सब के बारे में तो काखा गा भी नहीं जानते।
मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया था पंडित जी। अब मैं कहाँ जाऊं, किधर भटकूं? हर जगह पर मुझे निराशा ही हाथ लगती है। आखिर क्यों सभी मुझे इस पहेली में उलझा कर ही रखना चाहते हैं? मुझे इस विद्या में निपुण बनाने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर कौन मेरी इस जिज्ञासा को शांत करेगा? कहाँ जा रहे हो भाई? घर ही तो चल रहे हो। भाई जरा ये हमारा बोझ हमारी चौपाल तक पहुंचा दो। ठाकुर के बोलते ही भोला ने ठाकुर का बोझ उसकी चौपाल तक पहुंचा दिया। भोला ने सोचा, ठाकुर साहब से ही इस सवाल का हल पूछा जाए। हो सकता है ठाकुर साहब रस्सी का सांप बनाने की कला में निपुण हो। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसे में ठाकुर साहब का मूड भी मेरी ही ओर सेट है। होगा सो देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मना ही तो कर देंगे। पूछ ही लेता हूँ। ठाकुर साहब, मैं एक बात को लेकर बड़ा ही परेशान हूँ। बहुत जगह जा जाकर देख लिया, परंतु किसी को भी मुझ पर रहम नहीं आया। परंतु दिल कह रहा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, मेरी ज़रूर मदद करेंगे। भोला भाई, बता तो सही, आखिर तुझे हमसे क्या सहायता चाहिए? हिचकिचा मत, खुलकर बोल। ठाकुरों के द्वार से आज तक कोई गरीब मजलूम निराश नहीं गया। ठाकुर साहब, रस्सी का सांप कैसे बनता है? मैं इस रहस्य को जानना चाहता हूँ और इस विद्या में निपुण भी होना चाहता हूँ। ठाकुर खूब हंसता है। अरे भाई भोले। एक पल रुककर फिर बोलता है, अरे भोला, तू एक गरीब आदमी है, क्यों जानबूझकर इन झमेलों में पड़ रहा है? अपने घर जा, आराम कर। तू दूर रहे इन बवालों से, तेरे लिए यही सही रहेगा। अब जा बेटा, जा, यहाँ से तेज जा, अपने घर की पगडंडी पकड़ ले। अरे ठकुरानी जी, भोला को 1-2 किलो दूध दे दो, घर में बच्चों को खीर बनाकर खिला देगा। भैंस तो मेरी भी दूध दे रही है ठाकुर साहब, मैं क्या करूंगा दूध का? मैं जिस बात को लेकर परेशान हूँ उसका हल तो तुम्हारे पास है नहीं। फालतू की बाला कड़ी पढ़ रहे हो। सीधा सीधा मना कर दो। इधर उधर की बातें करके मेरा मन क्यों भटका रहे हो? मुझे साफ साफ बोल दो कि तुम्हें रस्सी का सांप बनाना नहीं आता। पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? मैं भी कई विद्वान, ज्ञानवान, शिक्षित व्यक्तियों के पास जाकर निराश ही लौटा हूँ। उन सभी ने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि भोला भाई, हमें ये विद्या नहीं आती। इस विद्या में हर कोई निपुण नहीं होता। कोई बिरला ही तुम्हें इस विद्या की सीख दे सकता है। ठाकुर साहब, आप तो ना हाँ कर रहे हो और ना कर रहे हो। बहुत होशियार हो। आप अपनी काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगने दे रहे हो और मुझे दूसरी बातों में उलझाकर यहाँ से दफा भी किए दे रहे हो। कोई बात नहीं, तुम्हें रस्सी का सांप बनाना नहीं आता। मैं अपने घर जा रहा हूँ। बस बात खत्म हो गई। मेरे इतने समझाने पर भी भोला तुम नहीं मान रहे, बल्कि तुम मेरी काबिलियत पर कीचड़ और उछाल रहे हो। मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ भोला, जाओ अपनी घर गृहस्थी पर ध्यान दो, अपने काम धंधे में व्यस्त रहो। इन सब फालतू की बातों में मत पड़ो। इन बेफजूल बातों की झोंक झेलना तुम्हारी गरीबी और सिधाई को भारी पड़ सकती है। ठाकुर साहब, मैं समझ गया कि तुम इस विद्या में अनभिज्ञ हो, अनजान हो। रस्सी का सांप बनाना तुम्हारे बस की बात नहीं। फालतू में बड़ी बड़ी बातें करते हो। कह रहे थे ठाकुर के घर से आज तक कोई निराश वापस नहीं गया, तो फिर मैं क्यों आपके घर से निराश वापस जा रहा हूँ? लगता है तुम्हारी मति मारी गई है भोला। तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा। अब अपने पैंतरे पर तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि रस्सी का सांप कैसे बनता है। सहसा ही गांव का एक अन्य व्यक्ति ठाकुर के घर पर आकर पुकारता है, ठाकुर साहब। क्या बात है हरिया, क्यों परेशान हो? ठाकुर साहब, मेरी घरवाली भैंस के लिए खेतों पर चारा लेने गई थी। थोड़ा पैर में मोच आ गई है। आपकी ठकुरानी नस वगैरह ठीक करना जानती हैं, बस इसीलिए मैं और मेरी पत्नी आपके द्वार पर आए हैं। अरे भाई, घबरा क्यों रहा है? जा अपनी घरवाली को लेकर चला जा घर के अंदर, करा ले अपनी बहू का पैर सही। ठाकुरायन हरिया की पत्नी के पैर की जांच पड़ताल कर रही होती है। भोला, तेरे पास 10,000 रुपए हैं अभी इसी समय? कैसी बात कर रहे हो ठाकुर साहब? इतनी बड़ी रकम मेरे पास कहाँ से आई? हमारी ठकुरानी के पास अभी के अभी जाओ, कहना ठाकुर साहब 10,000 रुपए मंगा रहे हैं, मुझे 10,000 रुपए तुरंत दे दो। ठाकुरानी जी, मुझे 10,000 रुपए दे दो। ठाकुर साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। अच्छा भैया, ये लो 10,000 रुपए, ठीक से गिन लो। क्या बात कर रही हो ठकुरानी जी? हम आप पर पूरा भरोसा करते हैं। पूरे के पूरे 10,000 ही होंगे।
मैं यहाँ से जल्दी से निकलूं, मुझे देर हो रही है। भोला जैसे ही ठकुरानी से 10,000 रुपये लेकर निकला, हरिया जो ठकुरानी से अपनी घरवाली के पैर की मोच सही कराने आया था, बोला, ठकुरानी जी, ये भोला पूरे दिन बस ऐसे ही घूमता रहता है, अक्खे दिन दूसरों की चापलूसी करता फिरता है, कुछ काम धंधा करता ही नहीं। ठाकुर साहब से कहना सोच समझकर इसे 10,000 रुपये कर्ज दे। ये हरम्मा है। काम धंधा कुछ करता नहीं, आखिर कैसे वापस करेगा ये इतनी बड़ी रकम? ठाकुर साहब ने कहला भेजा था कि मैं भोला को 10,000 रुपये दे दूं। मैंने तो ठाकुर साहब के आदेश का पालन किया है। आप दोनों के सामने मैंने भोला को 10,000 रुपये दे दिए, क्योंकि ये ठाकुर साहब का आदेश था और उनके आदेश का पालन करना मेरा धर्म है। ठाकुर साहब, ये लो 10,000 रुपये जो आपने ठकुरानी जी से मंगवाए थे। ठीक है भोला, ये रुपये वहां रख दो और आओ, अब मैं तुम्हें रस्सी का सांप कैसे बनता है कि विद्या को समझाता हूँ। इस दरी पर बैठ जाओ। भोला दरी पर बैठ गया। फिर ठाकुर साहब ने भोला के सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र जैसा धीरे धीरे पढ़ा। ठाकुर साहब के सिर्फ होठ चल रहे थे, उच्चारण तो ना के समान था। फिर ठाकुर ने एक सफ़ेद कागज़ पर कुछ निशान सा बनाया और भोला से बोले, ये लो कागज़, इस कागज़ को हमारे ट्यूबवेल के चौकीदार छिद्दा को दे देना। वो कुछ ही देर बाद इस कागज़ को तुम्हें वापस कर देगा। फिर तुम हमारे नौकर श्यामा के पास जाना, ये कागज़ श्यामा को दे देना। कुछ ही मिनटों के बाद वो भी तुम्हें ये कागज़ वापस दे देगा। बस फिर ये कागज़ तुम जल्दी से जल्दी मेरे पास ले आना। और हाँ, गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना और ना ही किसी से रास्ते में कोई बातचीत करना। और जो मंत्र मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसे रास्ते में जपते जाना। वो मंत्र है कर्मम सुभुक्तम, और याद रखना ये मंत्र मेरे पास आने के बाद ही बंद करना। भोला ठाकुर से वह कागज़ लेकर पहले चौकीदार के पास पहुंचा, फिर नौकर के पास भी गया। भोला ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे ठाकुर साहब ने करने को कहा। तत्पश्चात भोला पुनः ठाकुर साहब के ठीक सामने दरी पर बैठ गया। ठाकुर साहब ने भोला को उसी सफ़ेद कागज़ पर अंगूठा लगाने को कहा जिस कागज़ पर भोला ठाकुर के ट्यूबवेल चौकीदार और ठाकुर के खेतों की रखवाली करने वाले नौकरों के अंगूठा लगवाकर लाया था। कागज़ पर अंगूठा ना लगाना पड़े उससे पहले कि भोला कोई बहाना ढूंढे, ठाकुर बोल पड़ा, भोला, इस विद्या को सीखने के लिए कुछ इस प्रकार की खानापूर्ति की जाती है। जल्दी से कागज़ पर अंगूठा लगाओ। रस्सी का सांप बनाने की विधि में बाधा मत डालो, समय निकल गया तो फिर पछताओगे। भोला ने ठाकुर की बात मानकर सफ़ेद कोरे कागज़ पर अंगूठा लगा दिया। ठाकुर ने भोला से कहा कि अब वह आंखें बंद करके शांत बैठा रहे। जैसे ही भोला ने आंखें बंद की, ठाकुर ने अंगूठा लगा हुआ कागज़ अपने पास रख लिया और दूसरा कागज़ लेकर उसके 4 टुकड़े कर दिए और फिर भोला से कहा, भोला, आंखें खोलो। भोला ने आंखें खोल दी। ठाकुर ने झट से वे सभी कागज़ के टुकड़े पानी से भरे पात्र में डाल दिए। फिर ठाकुर ने हौले हौले ना जाने कौन से मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद ठाकुर बोला, भोला, ये पानी एक ही सांस में पी जाओ। ये मंत्र शरबत है। इसमें छिद्दा सहित श्यामा की सहमति और तुम्हारी स्वयं की सहमति का संयोग है, जो रस्सी का सांप वाली कला को सीखने में तुम्हारी सहायता करेगा। जल्दी से बस शरबत को पी जाओ। ठाकुर की बात मानकर भोला एक ही सांस में पात्र में भरे हुए पानी को कागज़ सहित गटक गया। ठाकुर साहब कितने अच्छे हैं। मेरे अंगूठा निशानी वाले कागज़ को मुझे ही घोल कर पिला दिया, और कहाँ मैं इन पर शक कर रहा था। ठाकुर साहब बहुत अच्छे हैं। इतने में ही छिद्दा और श्यामा ठाकुर से आकर बोले, ठाकुर साहब, खेतों की बुआई के लिए 10,000 रुपये चाहिए। ठाकुर कुछ बोला नहीं। उसने चतुराई दिखाते हुए भोला को इशारा करते हुए भोला के द्वारा 10,000 रुपये छिद्दा और श्यामा को दिलवा दिए। छिद्दा और श्यामा 10,000 रुपये लेकर चले गए। ठाकुर ने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया और भोला से बोला, भोला, मैं तुम्हें रस्सी का सांप कैसे बनता है सिखाने में व्यस्त हूँ, इसलिए ये 10,000 रुपये मैं वही खाते में लिख नहीं पाया। ये बात तुम याद रखना,
जब मैं पूजा पाठ से फारिग हो जाऊं तो ध्यान दिला देना, वही खाते में लिख दूंगा। जी ठाकुर साहब। भोला और ठाकुर को काफ़ी समय बीत गया। जब वे दोनों फ्री हुए तो ठाकुर बोला, भोला अब तुम अपने घर जाओ, कल दोपहर ठीक 12 बजे आ जाना। अगले दिन ठाकुर ने जानबूझकर गांव के सरपंच और मुखिया को अपने घर दावत पर बुला लिया। चौपाल पर ठाकुर साहब, सरपंच और मुखिया जी आपस में बात कर रहे थे। ठीक 12 बजे भोला ठाकुर साहब के पास पहुंच गया। भोला को देखते ही ठाकुर साहब तपाक से बोले, भोला भाई आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, तुम कल सुबह आ जाना। और हाँ, वो 10,000 रुपए वाली बात भूल मत जाना। कैसी बात कर रहे हो ठाकुर साहब? वो 10,000 रुपये मुझे अच्छी तरह याद है, मैं भूलूंगा नहीं। ठीक है बेटा, कल सुबह आ जाना। क्या करूं मुखिया जी, सरपंच साहब, इस पर पहले से ही मेरे 10,000 रुपए हैं, वो तो चुका नहीं पाया, अब और मांग रहा है। अगले दिन भोला फिर ठाकुर के घर पहुंचा। भोला को देखते ही ठाकुर बोला, भाई भोला देख नहीं रहे हो, दरोगा जी बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ व्यस्त हूँ, कल आना। और हाँ, वो 10,000 रुपये भूल में न पड़ जाएं, तुम याद रखना। तो क्या ठाकुर साहब, आपने अभी तक वही खाते में पैसे नहीं चढ़ाए? भोला, वो 10,000 रुपये मैं अभी तक वही खाते में लिख नहीं पाया। तुम्हें तो याद है ना वो 10,000 रुपये? हाँ ठाकुर साहब, मुझे वो 10,000 रुपये अच्छी तरह याद है। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, भूलूंगा नहीं। भोला चला जाता है। क्या करूं दरोगा साहब, गरीब मजदूर है। कुछ दिन पहले 10,000 रुपये उधार मांग कर ले गया था, पिछले तो अभी तक वापस दिए नहीं। पिछले कई दिनों से घर पर चक्कर लगा रहा है, अब फिर और उधार मांग रहा है, क्या करूं? अगले दिन भोला फिर ठाकुर के दरवाजे पर आकर चिल्लाने लगा, ठाकुर साहब, मैं भोला आपका चौपाल पर काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ हैं आप? सुनते क्यों नहीं? क्यों यहाँ हल्ला मचा रहे हो? क्या बात है? सुनो, ठाकुर साहब तो किसी काम से शहर गए हैं, ना जाने कब तक वापस आएंगे। जब ठाकुर साहब आ जाएं तब आना। चलो अब यहाँ से चले जाओ। लगता है ठाकुर साहब मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। पिछले 3 दिन से रोजाना वापस भेज देते हैं। फालतू में ही मेरे इतने दिन बर्बाद कर दिए। पहले तो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे कि समय की वैल्यू समझो, मुझे तो ज्ञान दे रहे थे, परंतु खुद उन बातों पर अमल नहीं करते। क्या बात है भाई भोला, क्यों बड़बड़ा रहे हो? ठाकुर साहब, पिछले 3 दिन से रोज वापस लौट जाता हूँ। रस्सी का सांप कैसे बनता है बताना है तो बता दीजिए, वरना साफ मना कर दीजिए। आप मुझे बीच में ही क्यों लटका रहे हो? भोला, तुम आज और वापस चले जाओ, कल अवश्य मैं तुम्हें रस्सी का सांप कैसे बनता है बता दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कल के बाद तुम इस विद्या में इतने निपुण हो जाओगे कि रस्सी का सांप कैसे बनता है जिंदगी में कभी किसी से नहीं पूछोगे। ठीक है ठाकुर साहब, देखते हैं आप कितने अपनी बात पर अड़िग बैठते हैं। देखता हूँ। ये भी बता दीजिए ठाकुर साहब, कल किस समय आना है? कल ठीक 12 बजे दोपहर में आ जाना पोला। अगले दिन जब भोला ठाकुर की चौपाल पर पहुंचता है तो क्या देखता है, ठाकुर साहब की चौपाल पर सरपंच जी, मुखिया जी, दरोगा जी, हरिया और उसकी पत्नी, साथ में ठाकुराइन भी बैठी हुई थीं। इतने लोगों को एक साथ बैठा देखकर भोला सोचने लगा, आज फिर ठाकुर साहब मुझे ऐसे ही वापस भेज देंगे। आज तो यहाँ पूरा मजमा ही लगा हुआ है। क्यों भोले, तूने अभी तक ठाकुर साहब के 10,000 रुपये वापस नहीं दिए, फिर और दोबारा फिर से और उधार मांगने आ रहा है। ये क्या कह रहे हैं दरोगा साहब? मैंने कब ठाकुर साहब से 10,000 रुपये उधार लिए हैं? मैं तो सिर्फ ठाकुर साहब से रस्सी का सांप कैसे बनता है कि विद्या सीखने आता हूँ। चुप हो जा भोला, वरना खाल उधेड़ दूंगा। अगर तूने 1 घंटे के अंदर अंदर ठाकुर साहब के 10,000 रुपये वापस नहीं दिए तो आज ही तुझे जेल की हवा खिला दूंगा। ठाकुर साहब, दरोगा साहब क्या कह रहे हैं? इन्हें समझाइए। दरोगा साहब एकदम सही कह रहे हैं, मुझे अभी के अभी अपने 10,000 रुपये चाहिए, वो भी ब्याज सहित, वरना बेटा आज ही तुम लॉकअप में नजर आओगे। दरोगा साहब तुम्हें पकड़ ही ले जाएंगे। ठाकुर साहब, मैंने कब आपसे 10,000 रुपये लिए हैं? क्यों झूठी मूठी बातें बनाकर आप लोग मुझे फंसा रहे हैं? आप किस बेच पर कह सकते हैं कि मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार लिए थे? कब लिए थे? किसके सामने लिए थे? फालतू ही में आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। दरोगा साहब, आप ठकुरानी से पूछो, क्या ये उनसे 10,000 रुपये नहीं ले गया? हाँ दरोगा साहब, ये मुझसे उस दिन 10,000 रुपये ले गया था। आपको यदि यकीन नहीं आ रहा तो हरिया और उसकी पत्नी से पूछ लो, उनके सामने ही मैंने इसे 10,000 रुपये दिए थे। हाँ दरोगा साहब,
उस दिन जब हम अपने पैर को सुतवाने के लिए ठकुरानी के पास आए थे, हमारे सामने ही इसे ठकुरानी जी ने 10,000 रुपए दिए थे। वो तो ठाकुर साहब ने मंगवाए थे। अबे चुप करके बैठ जा, वरना खाल उतार कर भूस भर दूंगा। अरे भोले, हरम्मा के साथ साथ तू तो बेईमान भी है, ये मुझे आज पता लगा। अरे ओ भेड़ के फूफा, 10,000 रुपए क्या मैं अपनी जेब में रखकर घूमता हूँ, जो तेरे मांगते ही जेब से निकालकर हाथ पर रख देता? इतनी बड़ी रकम तो मैं अपने घर से ही मंगवाता। देखो भोला, ठाकुर साहब के रुपए वापस कर दो। गांव की बात गांव तक ही सीमित रहे। अगर तुम्हें दरोगा जी पकड़ ले गए तो बेटा जेल काटोगे अलग और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाओगे। उस दिन हमारे सामने ही ठाकुर साहब ने तुम्हें याद दिलाया था अपने 10,000 रुपए के बारे में, और तुमने मुखिया जी और मेरे सामने ही बोला था कि ठाकुर साहब, मुझे आपके 10,000 रुपए अच्छी तरह याद हैं। हाँ, हम दोनों जब ठाकुर साहब के पास घूमने आए थे, ये व्यक्ति हमारे सामने ही ठाकुर साहब के 10,000 रुपए स्वीकार कर रहा था और आज इनकार कर रहा है। ये तो बड़ा शातिर है। इतना ही नहीं, इसके द्वारा अंगूठा लगा हुआ कागज भी मेरे पास है, ये देखिए। ठाकुर साहब सारे गवाह और सबूत ये साबित कर चुके हैं कि भोला पर आपके 10,000 रुपए हैं। ये अभी यहाँ इनकार कर रहा है। हम भी पुलिस हैं, थाने ले जाकर हम इससे सच्चाई उगलवा कर ही रहेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अब हम इसे पकड़कर थाने ले जा रहे हैं। दरोगा साहब गरीब आदमी है, बर्बाद हो जाएगा कोर्ट कचहरी जाकर। क्यों ना मामला यहीं सुलझा लिया जाए। इसके पास 10,000 रुपए तो है नहीं, क्यों ना ये अपनी भैंस मुझे दे दे, बस मेरा हिसाब चुकता हो जाएगा। हाँ दरोगा जी, ये भोला गरीब आदमी है, ठाकुर साहब फिर भी कितने बढ़िया आदमी हैं, इस पर दया करके सिर्फ भैंस ही मांग रहे हैं। ठीक है सरपंच साहब। मुखिया जी, आप दोनों की बात मानकर मुझे ठाकुर साहब का सुझाव मंजूर है। इसकी भैंस खुलवा कर ठाकुर साहब के हवाले कर दो। अब हम चलते हैं, हमें अभी एसओ साहब से मिलना है। ऐसा बोलकर दरोगा जी चले गए। सरपंच और मुखिया जी ने भोला की दुधारी भैंस ठाकुर के हवाले कर दी। भोला रोता बिलखता अपने घर चला गया। अगले दिन ठाकुर भैंस लेकर भोला के घर पहुंच गया। ठाकुर को देखकर भोला ठाकुर के पैरों में पड़ गया। ठाकुर ने भोला को उठाया और कहा, भोला, इसे ही रस्सी का सांप कहते हैं। मैं इसीलिए तुझसे मना कर रहा था कि तुम इस सब के चक्कर में मत पड़ो, मगर तुम न माने। देखो, मैंने किस चतुराई से तुम्हारी भैंस को तुमसे फ्री में ही हथिया लिया। भोला, तुम एक गरीब और सीधे सच्चे इंसान हो, और मैं ठाकुर कभी किसी गरीब और सीधे सच्चे इंसान पर जुल्म नहीं करता। तुम्हारी भैंस तो मैं वापस करने आया हूं। ये लो अपनी भैंस।